नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई के केम्स कॉर्नर इलाके से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं कोरोना प्रकोप के बीच आसमानी कहर की खबर के साथ। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कल बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। जयपुर आमिर पैलेस पर सेल्फी ले रहे 11 लोगों की मौत हो गई। इस पूरे हादसे पर अफसोस जताते हुए प्रधानमंत्री ने मुआवजे का ऐलान किया है। आमिर पैलेस पे कुछ यूं चमकती रहीं बिजलियां। बारिश से हुए सुहाने मौसम में लोग ठंडी हवाओं का लुत्फ लेने ऊपर पहुंचे थे। यहां से शहर का खूबसूरत नज़ारा मिलता है। वे वॉच टावर से सेल्फी ले रहे थे, तभी बिजली गिरी और 11 लोग उसकी चपेट में आके मौत के मुंह में चले गए। तमाम लोग बिजली के खौफ से ऊपर से कूदकर जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। कई की हालत गंभीर है। पीएम रिलीफ फंड से उनके परिवारों को मदद का ऐलान हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी उनके मदद की घोषणा की है। पीएम मोदी ने इस पर ट्वीट कर कहा कि राजस्थान के कुछ इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इससे अत्यंत दुख हुआ। मैं मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। राजस्थान में बारिश के साथ गिरी बिजली और भी कई जगहों पर तबाही लाई है। प्रदेश में 20 मौतें हुई। जयपुर में 11, कोटा में 4 बच्चे मरे, धौलपुर में 3 बच्चे, झालावाड़ में 1 व्यक्ति और बारां में 1। यूपी में प्रयागराज के रेरा गांव में बिजली से हुई मौतों पे मातम है। मोरध्वज का 14 साल का बेटा खेत में काम कर रहा था और पास में एक किसान बकरी चरा रहा था। बिजली गिरी तो बेटे की मौत हो गई। किसान जख्मी है, लेकिन उसकी बकरी खत्म हो गई। यार, खेत में पानी लगाने के बिया लगाने के लिए गए थे, वहाँ से आ रहे थे, पानी बरसने लगा तो जो है बिजली गिरी ऊपर से और जो है ख़त्म हो गया। कितने लोग और लोग थे इनके साथ? हाँ, एक आदमी और थे, राम नारायण जिनका नाम है, वो भी बकरी चरा रहे थे तो जो है उनकी बकरी भी ख़त्म हो गई। यूपी में एक दिन में 41 लोगों की बिजली गिरने से मौत हुई है। इनमें सबसे ज़्यादा मौतें प्रयागराज में हुई हैं। प्रयागराज में 14, कानपुर देहात में 5, फतेहपुर में 5, कौशाम्बी में 4, फिरोजाबाद में 3, उन्नाव में 2, रायबरेली में 2, हरदोई में 2, झांसी में 1 मौत हुई है। कानपुर में बिजली गिरने से एक शिव मंदिर को नुकसान पहुंचा है। फिरोजाबाद में 3 किसानों की मौत हुई है, लेकिन करीब 4 दर्जन जानवरों की मौत हो गई। जानवरों के पूरे झुंड के झुंड खत्म हो गए। ऊंधनी गांव में छोटे की 42 बकरियां और 1 गाय मर गई। पानी बरसा तो पानी 3 बजे के लगभग और बिजली तड़ानी एकदम खूब जोर। तो हम डर के हमारे झोंपड़ी में को ले गए और बाद में देखी तो सब बकरियां गुंठ हो गई। कितनी बकरी थी? 42 बकरी, 1 गाय। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बिजली गिरने से हुई मौतों और नुकसान पर दुख जताया है और पीड़ित परिवारों की मदद के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के राहत आयुक्त ने उन्हें 4-4 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। शहरों में ऊंची इमारतों पे लाइटनिंग कंडक्टर लगे रहते हैं, जिससे अगर बिजली गिरे भी तो वो ज़मींदोज़ हो जाती है, लेकिन गांवों में, खेतों में उससे बचने का कोई तरीका नहीं होता है। मानसूनी हवाओं के टकराने से बनने वाले बादलों और उनमें होने वाले इम्बैलेंस से बिजली बनती और गिरती है और इसकी भविष्यवाणी करने का कोई तरीका नहीं होता है। लिहाजा इतने बड़े पैमाने पर इससे नुकसान हो जाता है। जयपुर में हर्षा कुमारी सिंह के साथ लखनऊ से कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और अब तबाही की तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बादल फटने की वजह से भारी तबाही मची है। धर्मशाला के पास भागसू पर्यटन स्थल में बादल फटने के बाद बाढ़ आ गई और यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो बहती हुई पानी में नजर आई तो कुछ पूरी तरह से डूबी दिखी। एक नाला नदी में तब्दील होता हुआ नजर आया। होटलों और घरों को भारी नुकसान पहुँचा है। देखते ही देखते ऊपर पहाड़ से आया सैलाब रास्ते में खड़ी गाड़ियों को बहा ले गया। ये तस्वीरें हैं हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के करीब मैक्लोडगंज के भागसू गांव की। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में ऐसी भारी बारिश से भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। भूस्खलन से शिमला नेशनल हाईवे भी कई जगह ब्लॉक हो गया। कांगड़ा जिले का धर्मशाला सबसे ज्यादा प्रभावित दिखा। ऊपर भारी बारिश ढलान पर बसे गांव, बाजारों पर आफत बनकर आई। कई जगह तो एनडीआरएफ को मदद के लिए बुलाना पड़ा। सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी भ्रांतियां और स्टोरीज चल रही हैं कि क्लाउड बर्स्ट हुआ या फ्लैश फ्लड्स आ गए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि रात भर से बहुत भारी बारिश हो रही थी तो एक नाला है जो ब्लॉक हो गया और उसने अपना कोर्स चेंज कर लिया और पठानकोट मनाली हाईवे जो है वो अवरुद्ध है। कई जगह छोटे पहाड़ी नालों में पानी उफान पर है।
कांगड़ा जिले के नगरोटा में 9 साल की एक बच्ची ऐसे ही पानी के एक धारे में बह गई। उसका अब तक पता नहीं चल पाया है। उसे खोजने की कोशिशें जारी हैं। उधर कांगड़ा के ही शाहपुर सब डिवीजन के ऊंचाई पर स्थित गांव बोह में भूस्खलन से कम 6 घरों के ढहने और 10 से ज्यादा लोगों के मलबे में फंसने की सूचना मिली। भारी बारिश के चलते जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। यहाँ पर जो मांझी खाद में इतना फ्लड आया कि शमशान घाट के साथ लगती कूड़ बह गई। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में काफी तादाद में सैलानी भी पहुंचे हुए हैं, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। पहले कोरोना संक्रमण बढ़ने का डर था और अब भारी बारिश भी लोगों की जान पर भारी पड़ सकती है। धर्मशाला के डीसी ने तो अपील जारी की है कि सैलानी अभी धर्मशाला न आए और जो आ गए हैं वो जहां हैं वहीं बने रहें। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन भी भारी बारिश की आशंका जताई है। हिमाचल में अभी पिछले 24 घंटों में आपका लाइट टू वेरी हेवी रेनफॉल एक्टिविटी हुई है। मतलब पूरे प्रदेश भर में बारिश जारी है और अगले आज और कल मतलब 12-13 तारीख को कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होने का पूर्व अनुमान है। और आज हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हालात का जायजा लिया और पर्यटकों के नदियों नालों से दूर रहने की सलाह दी। लेकिन जो हालात हैं उसे देखते हुए सलाह नहीं बल्कि सख्ती की जरूरत है। फिलहाल कुछ समय के लिए राज्य में लोगों के आने की शर्तों को और कड़ा बनाया जाना चाहिए। धर्मशाला से अनूप धीमान के साथ चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी भगोड़े मेहुल चोकसी को डोमिनिका की हाई कोर्ट से मेडिकल कंडीशन पर जमानत मिल गई है और मेडिकल के आधार पर इलाज के लिए एंटीगा जाने की इजाजत दी गई है। मेहुल चोकसी पर पीएनबी को 13,000 करोड़ से ज्यादा का चूना लगाने का आरोप है। गिरफ्तारी से बचने के लिए वो भारत छोड़ एंटीगा भाग गया था। और अब देश की राजधानी दिल्ली की बात करते हैं, जहां यमुना लगभग सूख चुकी है। पानी का संकट गहरा रहा है, लोग परेशान हैं। दिल्ली सरकार का आरोप है कि उनके हिस्से का पानी हरियाणा ने रोका है, जबकि हरियाणा ने इन आरोपों का खंडन किया है। ये मैदान नहीं यमुना का पाठ है, जहां खूब पानी हुआ करता था, लेकिन आज शायद पहली बार यमुना में पानी इतना कम हो गया कि नदी ही सूख गई। ये हाल वजीराबाद बैराज से ठीक पहले का है, जहां यमुना हमेशा लगभग साफ और भरी भरी दिखती है। ऐसी यमुना वजीराबाद बैराज से पहले कभी नहीं देखी कि हम यमुना के अंदर ही आ जाएं। आमतौर पे ये देखिए, यमुना का किनारा वहां पर दूर है, वो है यमुना का किनारा, या तो उस तरफ दिखाई देगा आपको या इस तरफ, जहां पर देखिए अभी भी एक धारा के रूप में यमुना जी बह रही हैं। लेकिन हालात ऐसे हो गए कि ज़्यादातर हिस्सा जो है यमुना जी का सूख चुका है। तो हम यमुना जी के अंदर ही आकर रिपोर्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कितने ख़राब हालात में यमुना जो है पहुंच गई हैं और जल स्तर जो है कितना गिर गया है। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक इसका कसूरवार हरियाणा है। उसने दिल्ली के हिस्से का 120 MGD पानी रोका है, जिसके चलते यमुना 1965 के बाद पहली बार सूख गई है। दिल्ली जल बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है। हरियाणा ने दिल्ली के हक का, अधिकार का, जो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था कि इतना पानी रोजाना आपने दिल्ली को देना है, उसमें से 120 MGD पानी, मिलियन गैलन्स प्रतिदिन का पानी हरियाणा ने रोक लिया, हमें नहीं दे रहा है, जिसके चलते एक नदी सूख गई है। रिवर बेड आपको नजर आ रहा है, पूरी खाली सूखा हुआ मैदान। यहाँ पे आप हॉकी, गिल्ली डंडा, क्रिकेट खेल सकते हैं। जो पानी पूरा भरा होना चाहिए था, 1965 के बाद पहली बार वजीराबाद बाराज पे यमुना नदी का स्तर इतना घटा है। हमारे अपने लोग हैं। हालांकि हरियाणा दिल्ली के आरोपों का सिरे से खंडन कर रहा है। हरियाणा सरकार का कहना है कि दिल्ली सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए झूठी राजनीतिक बयानबाजी कर रही है। सच तो ये है कि यमुना में इस वर्ष लगभग 40% पानी की कमी के चलते हरियाणा ने दिल्ली को अपने हिस्से का पानी दिया है। यमुना नदी सूखने से दिल्ली के 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला अपनी क्षमता से नीचे काम कर रहे हैं। नतीजा ये कि सेंट्रल, वेस्ट और साउथ दिल्ली में पानी की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। सेंट्रल दिल्ली के मोतिया खान डीडीए फ्लैट्स में रहने वाली आराधना अरोड़ा के यहाँ पिछले 3 दिनों से एक बूंद पानी नहीं आया।
पीने के लिए पानी की बोतलें खरीदनी पड़ रही हैं, जबकि टॉयलेट के लिए टैंकर से पानी भरवाया है। 3-4 दिनों से पानी आ ही नहीं रहा है, बिल्कुल टैप, बिल्कुल कोई भी आप खोलो, कुछ भी खोलो, यहाँ पर पानी है ही नहीं। पीने का पानी नहीं है, नहाने का पानी नहीं है। हम 4 दिनों से ना तो हम नहाए हैं, ना बच्चे नहाए हैं, और इतनी गर्मी की हालत है, मतलब उस माहौल में ना नहाए ना, हमें पता है कि कैसा होता है, बॉडी पूरी इचिंग हो रही है, इतना परेशान हो रहे हैं। पानी के संकट में राजनीति अवसर खोज रही है। रविवार को आम आदमी पार्टी यूथ विंग कार्यकर्ता दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के घर का पानी का कनेक्शन काटने पहुंच गए। सोमवार को आदेश गुप्ता दिल्ली जल बोर्ड अध्यक्ष सत्येंद्र जैन के घर के बाहर जेसीबी लेकर उनका पानी का कनेक्शन काटने पहुंच गए। दिल्ली में हालात इस कदर खराब हैं कि लोगों को पानी नहीं उपलब्ध है। आपने कहा पानी माफ और बिजली हाफ के मुद्दे पर सरकार आई थी। ये कहा था हम टैंकर माफिया समाप्त कर देंगे, लेकिन आज भी वही टैंकर माफिया जो शीला दीक्षित की सरकार में था, वही टैंकर माफिया आज यहाँ पर काबिज है। कुल मिलाकर सारी समस्या बरसात में देरी के चलते हो रही है, इसलिए हालात अगर राम भरोसे भी कहे जाएं तो गलत नहीं होगा। दिल्ली से शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना की दूसरी लहर अभी तक पूरी तरह से थमी नहीं है। तीसरी लहर का अंदेशा है। कुछ राज्यों में मामले बढ़ने भी शुरू हो गए हैं। इस बीच चेन्नई स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस का जो डेटा सामने आया है, आर वैल्यू को लेकर वो चिंता बढ़ाता है। आर वैल्यू यानी कि एक ऐसा कैलकुलेशन जिससे पता चलता है कि हमारे बीच में, हमारी जनसंख्या में जो संक्रमण की रफ्तार है वो कितनी है। जो संक्रमण की रफ्तार यानी कि आर वैल्यू जून महीने में 0.78 थी, वो अभी बढ़कर 0.88 हो गई है। महाराष्ट्र, केरल और पूर्वोत्तर राज्यों में खासकर चिंताजनक स्थिति है। ये मुंबई से नजदीक लोनावला की तस्वीरें हैं। मामले कम होते और थोड़ी रियायतों के बीच भीड़ इकट्ठा होने का यूं सिलसिला चल पड़ा है, लेकिन भीड़ के साथ कोरोना भी फिर से बढ़ने लगा है। महाराष्ट्र में जून के आखिर या जुलाई की शुरुआत तक 6000 के करीब कोविड केसेस रोजाना दिख रहे थे। अब 8 से 9000 या कभी कभी 10,000 तक आने लगे हैं। केरल में नए मामलों के उछाल के कारण चिंता बढ़ी है, जबकि मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में भी केस तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच चेन्नई में इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक विश्लेषण से पता चला है कि देश भर में आर फैक्टर फिर बढ़त के ट्रेंड में दिख रहा है। आर फैक्टर का अर्थ है एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आकर औसतन संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या। जब कोरोना की दूसरी लहर अपने पीक पर थी, तब आर वैल्यू 1.37 तक थी। मई में ये 1.19 तक पहुंची और जून में गिरकर ये 0.78 पर आ गई। लेकिन अब फिर से इसका ट्रेंड ऊपर गया है और ये 0.88 तक पहुंची है। यानी कोरोना वायरस से संक्रमित किन्हीं 100 लोगों का समूह औसतन 88 लोगों को संक्रमण दे सकता है। कुछ राज्यों में आर फैक्टर 1 से ऊपर है। केरल और महाराष्ट्र में ये 1 के आसपास है। पूर्वोत्तर राज्यों में मणिपुर के लिए आर वैल्यू 1 से ज्यादा है। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश में भी 1 के आसपास है। चेन्नई के इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस के रिसर्चर प्रोफेसर डॉक्टर सिताब्र सिन्हा महामारी की शुरुआत से ही भारत के राज्यों में आर वैल्यू पर नजर रख रहे हैं। कहते हैं 0.1 की बढ़त भी चिंता का विषय है। आंकड़ों का अंतर आपको काफी कम नजर आ रहा होगा, लेकिन ये आंकड़ा तेजी से बढ़त बयां करता है। इसलिए अगर 0.1 का भी एकदम छोटा अंतर दिखे तो समझिए ये आने वाले कुछ हफ्तों में बड़ा असर दिखा सकता है। नंबर ज्यादा हो तो संक्रमण का दायरा भी बढ़ता है। ये चिंता का विषय है कि एक्टिव केसेस में कमी की जो रफ्तार थी वो धीमी पड़ी है। भारत का औसतन आर वैल्यू बढ़ा है, बड़े राज्यों में बढ़ा है। महाराष्ट्र में 0.81 से 0.89 पर आया है। बढ़े हुए आर फैक्टर के बीच महाराष्ट्र के 8 जिले चिंता का विषय बने हुए हैं। कोल्हापुर, सतारा, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, पुणे, सांगली, पालघर और रायगढ़ संक्रमण के मामले और पॉजिटिविटी रेट में बढ़त रिपोर्ट कर रहे हैं। इन जिलों पर प्रशासन नजर बनाए हुए है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। इस कोरोना काल में कईयों की आर्थिक स्थिति बिगड़ी है। स्कूलों की हालत खराब हुई है। कई अभिभावक बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं।
ऐसे में मुंबई के एक स्कूल ने 1000 बच्चों की फीस माफ की है। पूरी खबर देखिए सुनील सिंह की इस रिपोर्ट में। जो सरकारें और बड़े स्कूल नहीं कर पा रहे हैं, वो इस छोटे से स्कूल ने कर दिखाया। स्कूल के ट्रस्टी और हेडमास्टर हुसैन शेख का कहना है कि विद्यार्थी रहेंगे तो स्कूल रहेगा। कोई भी अच्छे काम के लिए बलिदान लगता है या सेक्रीफाइस लगता है, तो मुझे लगता है ये स्कूल ने बच्चों की मोहब्बत में किया हुआ है। और मैं इसको माफ़ नहीं बोलना चाहूँगा, मैं इसको कहूँगा हमने उनको सपोर्ट किया। तो लगभग हमने 1000 बच्चों को जो जिनको सपोर्ट किया है उसकी तकरीबन कीमत हो जाती है, पैसा अगर हम फीस और सारी चीज़ को मिला लें तो तकरीबन 80 लाख रुपया हो जाता है। मालाड में मालवणी की झुग्गी बस्ती में होली स्टार इंग्लिश स्कूल तकरीबन 10 साल पुराना है। इमारत छोटी है, लेकिन लॉकडाउन लगने के पहले तक 1500 बच्चे पढ़ते थे। ऑनलाइन पढ़ाई जारी थी, लेकिन आम आदमी की आमदनी बंद। कई बच्चे फीस नहीं दे पाए और कई बच्चों के पास फ़ोन नहीं, तो बस 250 की ही ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी। ज़्यादातर ने स्कूल से नाम कटवाना शुरू कर दिया था। कि अभी इधर पैसा भर के मैं कहाँ से भरूँगी, अभी तो घर ही इतनी मुसीबत से चल रहा है, तो मैं कैसे भरूँगी, एडजस्ट कैसे करके दूँगी। तो मैं सर से एक बार बात कर लेती हूँ जाके, क्या बोलते हैं देखती हूँ। तो अभी तो बाहर बोर्ड भी लगा हुआ है और वो कह रहे हैं कि फीस माफ़ कर दी जाएगी, फीस लेंगे ही नहीं। तो अब आप बच्ची को यहीं पढ़ाएंगे? हाँ पढ़ाऊँगी ना, क्यों नहीं पढ़ाऊँगी। यहाँ पे हम लोग मालवनी में इतने साल से रहते हैं, हम लोग खुद यहाँ स्टडी किए, बट इतना कोई भी नहीं करता है जितना ये सर ने हमारे लिए किए और काफ़ी पेरेंट्सों के लिए किए। हम लोग को तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम लोग के बच्चों का मतलब पढ़ाई स्टार्ट हो रहा है, मतलब वापस से कि सर ने कहा है कि आप लोग पढ़ाइए, आप लोग बंद मत कीजिए पढ़ाई बच्चों की। जो सर ने हम लोग का सपोर्ट किए तो हमारी आधी टेंशन खत्म हो गई है। स्कूल के हेडमास्टर मोहम्मद हुसैन शेख के मुताबिक फीस माफ़ी का फैसला आसान नहीं है। इसके लिए उन्हें अपनी बेटी की मेडिकल पढ़ाई के लिए रखा एफडी भी तोड़ना पड़ा। बच्चों की पढ़ाई न छूटे, इसलिए स्कूल के शिक्षक भी आधे वेतन पर ही काम कर इस नेक काम में मदद कर रहे हैं। हुसैन शेख का स्कूल छोटा है, लेकिन दिल बड़ा है। शहर में ऐसे सैकड़ों स्कूल हैं, बड़े स्कूल हैं, लेकिन इस कोरोना के संकट काल में भी फीस माफ़ी तो दूर, वो फीस में छूट देने के लिए भी तैयार नहीं है। जबकि आज के समय में ज़रूरत है सभी को अपना दिल बड़ा करके एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आने की। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मुंबई के केम्स कॉर्नर से सिटी सेंटर की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।